इस सिंगल कमोडिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी है, इसकी ना कुछ वीकनेसेस हैं। यानी हमने पढ़ तो लिया, देखो इकोनॉमिक्स में ना सीधा सा यही रूल होता है, एक बंदा एक चीज को, एक थ्योरी डेवलप करता है, दूसरा उसको कंट्राडिक्ट करता है और अपनी थ्योरी बना के सामने रख देता है। तो एक बंदे ने, मार्शल ने जो है यूटिलिटी थ्योरी बनाई। अब दूसरे जो हैं इसमें वीकनेस ढूंढना शुरू करेंगे। आप भी कुछ भी काम करना शुरू हो, दूसरे उसमें टांग अड़ाने आएंगे ही आएंगे। सो सेम यहां पर भी है कि वीकनेस क्या है इस मॉडल के अंदर, जो वन कमोडिटी वर्जन है मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी का, इसकी वीकनेस क्या है। तो इसकी वीकनेस को समझने के लिए ना हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एक और प्रिंसिपल है, दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसका ये प्रिंसिपल बताता है कि जैसे जैसे किसी की इनकम बढ़ती है ना, तो इंडिविजुअल की हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन में इंक्रीज स्मॉलर होता है। दोबारा बोलता हूं मैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि जैसे जैसे किसी की इनकम बढ़ती है तो इंडिविजुअल की हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन में जो इंक्रीज आता है ना, वो स्मॉलर आता है। यानी कि एडिशनल बेनिफिट a person derives from a given increase in money diminishes with every unit increase in the money he already has। यानी कि अगर मेरे पास एक काफी पैसा है, अब हर एडिशनल यूनिट जो उसमें ऐड हो रही है ना मनी की, वो मुझे पहले वाले के कंपैरिजन में कम सेटिस्फेक्शन या कम यूटिलिटी या कम हैप्पीनेस देगी। पर ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो हम कहेंगे कि आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई भी इनकम नहीं है, अगर तुम्हारे पास इनकम ही नहीं है और तुम्हें एक जॉब मिल जाती है जिसमें एक वीक में ना तुम $100 कमा लेते हो। एक वीक में तुम $100 कमा लेते हो। अब क्या होगा? पहले भूखे मर रहे थे, रोड पे सो रहे थे, कपड़े पहनने को थे नहीं, या वही थे भी तो धोने के लिए पैसे नहीं थे। तो अब $100 अगर आपने एक वीक में कमा लिए ना, या से $1000 आपने एक वीक में कमा लिए, तो इससे तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा खासा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको ढंग का खाना मिलना शुरू हो जाएगा, पहनने को साफ कपड़े मिलने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है किसी शेयरिंग अकोमोडेशन के अंदर आप रह भी पाओ, जो पहले रोड पे सो रहे थे अब आप शेयरिंग अकोमोडेशन में रह रहे हैं। ठीक है, चलो अब मान लो, चलो इसको ना 100 ही रखते हैं, मान लेते हैं कि आपको $100 पर वीक का आपको मिल गया है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमने बोला कि इससे तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा खासा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आप ढंग का खाना खा सकते हैं, पहनने को साफ कपड़े मिल जाएंगे, और साथ ही क्या होगा, जो पहले रोड पे सोना पड़ रहा था, होमलेस का लेवल लगा हुआ था आपके ऊपर, अब होमलेस का लेवल की जगह अब आप शेयरिंग अकोमोडेशन में किसी के साथ रहना शुरू हो सकते हैं। अब मान लो तुम ऑलरेडी ना $500 पर वीक का तो कमा ही रहे थे। अब अगर मान लो इसमें आपको $100 एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो अब आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा, पहले आप $500 पर वीक में जो आप कमा रहे थे, $100 आपका से अकोमोडेशन का देते थे, $100 का आपका, $100 से $200 का आपका खाने का खर्चा हो जाता था, थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग में, तो पैसे आपके लग जाते थे। अब आपने, और $100 के आसपास आप बचा के लेते थे, अब आपको $100 एक्स्ट्रा मिल गए हैं। अब क्या होगा, अब आप सोचोगे यार हफ्ते में एक दिन तो यार बाहर भी खाना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या हैप्पीनेस पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले $100 ने आपका जीवन ही बदल के रख दिया था। ठीक है, आप एक होमलेस से जो थे घर वाले हो गए थे, भीख मांग के खाने के बजाय खरीद के खाना शुरू हो गए थे। बट 500 के अंदर जब 100 ऐड हुआ तो इतना ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ा। बस क्या था, जहां पर पहले 7 के 7 दिन घर पे खाना खाते थे, अब क्या होगा, एक दिन रेस्टोरेंट में खा लेंगे, और क्या होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं, आप $10,000 कमा रहे थे, अब यहां से आपको $100 एडिशनल मिलते हैं।
तो देखो, अगर ऑलरेडी $10,000 आप कमा रहे थे तो $100 एक्स्ट्रा कमाना हो सकता है, तुम नोटिस भी मत करो, ठीक है। उस $100 को तुम्हारे पास स्पेंड करने का हो सकता है टाइम भी ना हो। अब क्या था, पहले $10,000 में से आपके हो सकता है $5,000 बच रहे थे, अभी $5100 बचने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगर खर्चने का टाइम ही होता तो पहले 10,000 ही पूरे खर्च नहीं कर पा रहे तो $100 एक्स्ट्रा मिल भी जाएंगे, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि 10,000 के इनकम लेवल पर एक्स्ट्रा $100 की जो मार्जिन यूटिलिटी है ना, वो बहुत ही कम है। सो एज इनकम इंक्रीजेस, एक्स्ट्रा मार्जिनल बेनिफिट टू इंडिविजुअल डिक्लाइंस। एज इनकम इंक्रीजेस, एक्स्ट्रा मार्जिन यूटिलिटी जो है, बेनिफिट जो है इंडिविजुअल को, वो डिमिनिश होता है, यानी कि गिरना शुरू हो जाता है। अब इसको ना सिंपल भाषा में समझो। अब मेरे जैसे को मान लो 1,00,000 रुपए की लॉटरी निकल जाए, मेरे जैसे को 1,00,000 रुपए की लॉटरी लग जाए, तो हो सकता है मैं खुशी से नाचना ही शुरू हो जाऊं, ठीक है। पर क्या अंबानी जी का रिएक्शन 1,00,000 की लॉटरी लगने पर मेरे वाला होगा? नहीं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि $1,00,000 रुपए जो हैं, उनकी खुशी में कोई ज्यादा चेंज नहीं लाएगा। मेरे पास तो कुछ नहीं था, तो मेरे पास 1,00,000 रुपए आ गए तो मैं तो बस नाचना ही शुरू हो गया। बट उनके पास इतना पैसा है कि उनके लिए जो 1,00,000 रुपए हैं, वो उनकी खुशी में कोई ज्यादा चेंज नहीं लाएंगे। यानी कि इनकम या वेल्थ बढ़ने के साथ साथ जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी होती है, वो डिक्रीज होती है, ठीक है। जैसे देखो, इसको अगर हम ग्राफ में एक समझें, मान लो मनी आपके पास पहले 10 थी, 10 से 20 हो गई, आपकी उसकी यूटिलिटी 3 से 8 हो गई, ठीक है। यानी कि 10 से 20 होने पर आपकी यूटिलिटी में बहुत ज्यादा चेंज आया, टोटल यूटिलिटी में बहुत ज्यादा चेंज आया। बट अगर आप ऑलरेडी 70 के लेवल पे थे, अब 70 से 80 हुई है, तो अब आपकी यूटिलिटी में सपोज पहले 30 थी, अब वो बढ़ के क्या हो गई, सपोज 31 हो गई है। इसका मतलब चेंज पहले भी 10 का ही आया था, चेंज पहले भी 10 का आया था, बट यूटिलिटी 3 से बढ़ के 8 हो गई थी। 3 से 8 होने का मतलब होता है डबल से भी ज्यादा हो जाना, अप्रोक्सीमेटली 166% से बढ़ जाना, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 166% से बढ़ जाना। जबकि 70 से 80 में भी चेंज तो 10 का ही आया, बट अब यूटिलिटी 30 से सिर्फ 31 हुई है। यानी कि अगर 1 का चेंज देखें तो 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30, तो 3%, 3-3.25% के आसपास का चेंज आया है। यानी कि क्योंकि आपका बेस ज्यादा बड़ा था इनकम का, इसलिए अब इनकम में चेंज आने से आपको उतनी ज्यादा खुशी नहीं मिलती जितनी की पहले मिला करती थी। शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि लोग बोलते हैं कि मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस, बट वो कहते हैं ऐसी फिलॉसफी वाली बातें करने से पहले ना आदमी को बहुत सारा पैसा कमा लेना चाहिए, तब ये बातें अच्छी लगती हैं। क्योंकि हाँ, मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास भी 5,000 करोड़ रुपए हों, तो अब मनी मुझे हैप्पीनेस नहीं देती, क्योंकि अब और पैसा आ भी जाए तो मुझे कोई ज्यादा खुशी में मेरी चेंज नहीं आएगा। बट 5,000 करोड़, मैं कह रहा हूं कि 5 करोड़ ही मेरे पास आ जाए तो ही मेरी खुशी का ठिकाना ना रहे, ठीक है। तो हैप्पीनेस की जब बात करते हैं तो डिपेंड करता है कि आपका ओरिजिनली बेस क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि वन कमोडिटी वर्जन में जो हम बात कर रहे थे कि वीकनेस क्या है, ये तो हमने समझ लिया मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है। अब वन कमोडिटी वर्जन जो है उसकी वीकनेस क्या है। देखो, जब हमने मार्जिन यूटिलिटी को मनी की टर्म में मेजर किया था और डिमांड कर्व डिराइव किया था, तो ये अजम्पशन थी हमारी कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। बाकी सब चीजें कांस्टेंट है ना, यानी कि हर लेवल ऑफ वेल्थ पर एक्स्ट्रा मनी आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है, ठीक है। हमने जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी हमने बोला था कि मार्जिन यूटिलिटी प्राइस के बराबर होती है, तो उसमें हमने ये अज्यूम किया था कि जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी होती है ना, वो कांस्टेंट होती है। यानी कि जितनी मर्जी आपका वेल्थ का लेवल है, आपके जब एक्स्ट्रा मनी आपके पास आएगी ना, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम ही रहे, सेम रेट पे बढ़ेगा, जो कि ट्रू नहीं है,
ठीक है, जैसा कि हमने डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी में एक्सप्लेन किया। क्योंकि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है ना, उनकी कंजम्पशन बढ़ती है, तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड दे आर कंज्यूमिंग विल डिमिनिश। दोबारा बोलता हूं, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है उनका कंजम्पशन बढ़ता है। अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड दे आर कंज्यूमिंग विल डिमिनिश, क्योंकि मार्जिन यूटिलिटी जो है वो किसके बराबर है? प्राइस के बराबर है। क्योंकि मार्जिन यूटिलिटी कम हो रही है इसलिए उनका कंजम्पशन बढ़ने से मार्जिन यूटिलिटी जो होगी वो कम होती चली जाएगी। यानी कि हर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ मनी दे कंज्यूम विल ब्रिंग लेस सेटिस्फेक्शन। ठीक है, यानी कि इनकम बढ़ने के साथ साथ मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी कम होती जाती है। तो अगर किसी कमोडिटी का प्राइस गिरता है, यानी कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाएगी। अगर मान लो मैं कहता हूं कि किसी कमोडिटी का प्राइस गिर जाता है तो क्या होगा? हमेशा क्या होता है, जैसे ही किसी चीज का प्राइस गिरता है ना तो रियल इनकम हमारी बढ़ जाती है, बिकॉज आवर मनी इज एबल टू बाय मोर ऑफ गुड्स बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस। तो ज्यादा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वो खरीद पाएगा, और जैसे ही वो ज्यादा यूनिट्स खरीदेगा तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ देयर मनी विल डिक्रीज, क्योंकि पैसा जैसे ज्यादा आया तो मार्जिन, ऐसे की वैल्यू जैसे ज्यादा हुई तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ देयर मनी विल डिक्रीज। इट मींस कि यूटिलिटी को मेजर करने के लिए मनी को इस्तेमाल करना ही गलत था। तो इसलिए जो हमारा सिंगल जो कमोडिटी वर्जन था जिसमें हमने मान के चले थे कि मार्जिन यूटिलिटी को मनी से मेजर करना चाहिए, वो हमारा मेजरमेंट मनी यूटिलिटी को मेजर करने का तरीका ही गलत है। नेक्स्ट हम आते हैं इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल क्या होता है ये? यस, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल ये कहता है कि द रेशियो ऑफ द मार्जिन यूटिलिटीज ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्राइसेस। यानी कि अगर मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई की मैं बात करूं तो दिस इज द रेशियो ऑफ द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटीज वी आर कंज्यूमिंग। इट शुड बी सेम एज द रेशियो ऑफ द प्राइसेस। रेशियो ऑफ प्राइसेस मतलब ये पी एक्स अपॉन पी वाई के बराबर होनी चाहिए। ये रेशियो ऑफ प्राइसेस यानी कि पी एक्स अपॉन पी वाई के बराबर होनी चाहिए। सो अगर एक रैशनल कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम हो एंड ही हैज टू मेक चॉइस, तो वो चाहेगा कि अपनी इनकम को किस तरह से अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में एलोकेट करूं ताकि मुझे इनसे मिलने वाली यूटिलिटी मैक्सिमम हो। ठीक है, यहां हम ना इक्वी मार्जिन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलते हैं कि कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी तभी मिलेगी जब मार्जिन यूटिलिटी की रेशियो एंड प्राइसेस की रेशियो इक्वल होगी। ठीक है, चलो इसको ना ऐसे समझ लेते हैं। मान लो यहां हम बात कर रहे थे मार्जिन यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ए अपॉन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बी, इनकी रेशियो प्राइसेस ऑफ ए अपॉन प्राइसेस ऑफ बी के बराबर है। ठीक है, हम ये बात कर रहे थे। नाउ मान लेते हैं प्रोडक्ट ए की जो लास्ट यूनिट आपने कंज्यूम की है ना, प्रोडक्ट ए की जो लास्ट यूनिट आपने कंज्यूम की है उसका प्राइस जो है बी के प्राइस का डबल है। ठीक है, ए का प्राइस बी के प्राइस का डबल है, बट उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो बी से मिलने वाली यूटिलिटी की प्राइस है। ठीक है, प्राइस डबल है बट यूटिलिटी 3 टाइम्स है। प्राइस डबल है बट यूटिलिटी 3 टाइम्स है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू फॉर मनी ज्यादा मिल रही है, तो अब हम बी का कंजम्पशन कम करके ए का कंजम्पशन क्या करेंगे, बढ़ाना चाहेंगे। पर जैसे ही हम बी से ए पे शिफ्ट होंगे, क्या हो जाएगा, ए की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, ए की कंजम्पशन जो है इंक्रीज हो जाएगी। अब ए की कंजम्पशन बढ़ेगी तो किसी भी चीज का जब कंजम्पशन बढ़ता है तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाती है, गिरना शुरू हो जाती है। सो जैसे ही ए की कंजम्पशन बढ़ेगी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए गिरेगी, और कन्वर्सली क्योंकि बी की हमने कंजम्पशन कम की है तो मार्जिन यूटिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए हम बी के बदले ए सब्स्टिट्यूट तब तक करते रहेंगे जब तक कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए अपॉन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बी प्राइस ऑफ ए अपॉन प्राइस ऑफ बी के बराबर नहीं हो जाती। और जैसे ही एक बार
इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, फर्दर सब्स्टिट्यूशन ए के बदले बी करने से हमें कोई एक्स्ट्रा गेन नहीं होने वाला। ठीक है, देखो जैसे मान लो पहले क्या था, मार्जिन यूटिलिटी इसकी थ्राइस थी, मार्जिन यूटिलिटी इसकी थ्राइस थी बी के कंपैरिजन में, प्राइस ए का डबल था। ठीक है, 2/1 था। अब मान लो हम इसका क्या करेंगे, हम इसका बी के बदले में ए का कंजम्पशन स्टार्ट करेंगे, तो इसका यूटिलिटी क्या होगा, मार्जिन यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाएगा। और सपोज कम हुआ 2.6, अब बी का पहले यूटिलिटी सपोज 1 था, अब इसका यूटिलिटी क्योंकि इसका कंजम्पशन कम कर रहे हैं तो इसका यूटिलिटी बढ़ना शुरू होगा, से बढ़ के 1.3 हो गया। तो जैसे ही ये रेशियो 2/1 के बराबर पहुंचेगी ना, वहां पे हम रोक देंगे। हो सकता है ये 2.6/1.3 हो जाए, हो सकता है बढ़ के 2.8/1.4 हो जाए, हो सकता है ये 2.5/1.25 हो जाए। यानी जब भी इसकी रेशियो प्राइजेस की रेशियो के सेम होगी, सेम उसी पॉइंट पर हम इसका फर्दर सब्स्टिट्यूशन जो है रोक देंगे, बिकॉज फर्दर सब्स्टिट्यूशन से हमें कोई एक्स्ट्रा गेन नहीं होने वाला। सो दिस इज द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स टू कंज्यूम, कि जब मार्जिन यूटिलिटीज की रेशियो प्राइजेस की रेशियो के बराबर होती। ये हो गया हमारा मल्टी कमोडिटी वर्जन। अब मल्टी कमोडिटी वर्जन में अगर हम डिमांड कर्व निकालना चाहें, ठीक है, डिमांड कर्व बनाना चाहें, सो यहां पर हमने क्या किया, देखो वैसे अगर हम देखें ना तो मल्टी कमोडिटी में हमारे कोर्स में सिर्फ ए और बी हम जैसे 2 कमोडिटीज को लेके चल रहे हैं, और जब हम 2 से ज्यादा भी लेना चाहेंगे तो हम एक को ए ले लेंगे और बाकी सबको बी में मान लेंगे। जबकि वैसे अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स में अगर हम जैसे इकोनॉमिक ऑनर्स वगैरह की इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं, या प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, या माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसके अंदर ए बी सी डी बहुत सारी मल्टीपल एक्स वाई जेड कमोडिटीज, इन सब के लिए जो है ये रेशियोज जो है इक्वेट की जाती हैं। बट हमें नहीं करना, हमने मान लिया लेट ए बी द वन कमोडिटी, ए बी द वन कमोडिटी एंड ऑल अदर आर टेकन एज बी। ठीक है, ए हमने एक कमोडिटी जो हमारी अंडर कंसिडरेशन है और बाकी सबको हमने बी मान लिया। सो किसी भी गिवन इनकम लेवल पर ए कमोडिटी एंड बाकी सभी के प्राइसेस अगर हमें पता है, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट ए की वो क्वांटिटी खरीदेगा जब मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए अपॉन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ऑल अदर, ठीक है, बी इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी बी होगा। ये तो हम मान चुके हैं पहले ही। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो रही होनी चाहिए। इट मींस कि डिमांड कर्व का एक पॉइंट तो पता चल गया। ठीक है, डिमांड कर्व का एक पॉइंट तो पता चल गया कि इस प्राइस के कॉरेस्पॉन्डिंग इन दोनों यूटिलिटीज को इक्वेट किया हमने, इससे हमें मालूम चल गया कि ए की कितनी मार्जिन यूटिलिटी होगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका प्राइस जो होगा ये होगा पी ए होगा, और पी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा प्राइस क्या होगा। क्योंकि देखो ना, डिमांड कर्व का मतलब क्या हुआ कि जो कॉम्बिनेशन ऑप्टिमम जो कंजम्पशन के कॉम्बिनेशन है, जो एक कंज्यूमर जो है यूज कर रहा है, जो कंज्यूम कर रहा है, उन सभी को प्राइस के कॉरेस्पॉन्डिंग प्लॉट करने पर ही हमें डिमांड कर्व मिलता है। तो फर्स्ट हमने जब ये किया तो इससे हमें एक पॉइंट का पता चल गया। ठीक है, अब मान लो प्राइस ऑफ गुड ए जो है ना वो गिर जाता है, तो अगर प्राइस ऑफ गुड ए गिर जाता है तो जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए अपॉन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बी, पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ बी के बराबर तो नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो अब क्योंकि ए का प्राइस गिरा है तो कंज्यूमर प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी ज्यादा खरीदेगा और बाकियों की कम खरीदेगा। ठीक है, प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी ज्यादा खरीदेगा, जैसे ज्यादा खरीदेगा तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, और वो ए की कमोडिटी, एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा खरीदेगा, बाकियों की कम खरीदेगा, ए की यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी और बाकियों की बढ़ना शुरू हो जाएगी। और ये काम तब तक चलता रहेगा, ये जो है सब्स्टिट्यूशन जो है तब तक चलता रहेगा बी के बदले में ए का, जब तक कि ये एम यू ए अपॉन एम यू बी इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी बी वापिस नहीं हो जाता। तो इसका मतलब जब हम नए पी ए के लेवल पर ये रेशो को इक्वेट करेंगे
तो हमें सेकेंड पॉइंट ऑन इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर गुड ए का पता चल गया। ठीक है, अब इसके बाद जैसे जैसे प्राइस ऑफ गुड ए में चेंज होता चला जाएगा, एक दूसरे के बदले में सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे, नए नए पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे, सारे के सारे पॉइंट्स हमें मिल गए। उन सारे पॉइंट्स को पी और क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग प्लॉट करके हम डिमांड कर्व बना सकते हैं। ठीक है, तो ए के प्राइस में चेंज और ए की क्वांटिटी में चेंज जो है, उन कॉम्बिनेशंस को प्लॉट करके हमारा डिमांड कर्व बन जाएगा। अब मान लो ए के अलावा बाकी प्रोडक्ट के प्राइस चेंज हो जाए। अगर ए के अलावा बाकी प्रोडक्ट के प्राइस चेंज हो जाए या किसी प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी चेंज हो जाए, हो सकता है ना कि एक जो बी था, बहुत सारे प्रोडक्ट थे, उनमें से किसी का प्राइस चेंज हो गया या मार्जिन यूटिलिटी चेंज हो गई। मार्जिन यूटिलिटी कैसे चेंज होती है भाई? किसी का, मैंने बताया था कि टेस्ट चेंज हो गया, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, किसी भी वजह से किसी प्रोडक्ट की मार्जिन यूटिलिटी चेंज हो सकती है। तो गुड ए की क्वांटिटी डिमांडेड जो है चेंज हो जाएगी। ठीक है, जब तक कि वापस, जैसे हमने बोला कि ए के अलावा किसी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आया, किसी प्रोडक्ट की मार्जिन यूटिलिटी चेंज हो जाए, तो गुड ए की क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाएगी जब तक कि वापस MU A अपॉन MU B इज इक्वल टू PA अपॉन PB नहीं हो जाता। ठीक है, अब डिमांड में चेंज तो आया है, बट प्राइस ऑफ गुड ए के में चेंज की वजह से नहीं आया है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, डिमांड में तो चेंज आया है, बट प्राइस ऑफ ए की वजह से डिमांड में चेंज नहीं आया है, अदर फैक्टर की वजह से आया है। तो ये डिमांड का चेंज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व ना होकर, ये डिमांड का चेंज डिमांड कर्व में शिफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये डिमांड कर्व में शिफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा हो गया मल्टी कमोडिटी वर्जन ऑफ मार्जिन यूटिलिटी एंड द डिमांड कर्व।